हाँ हाँ, ये राम राज्य तो है जहाँ पर 2 करोड़ की आप ज़मीन खरीदते हैं और वो 18 करोड़ में बिक जाती है। ये राम राज्य तो है। हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज की जो बेटी है उसका आपने गैंग रेप हुआ और उस गैंग रेप के बाद में उसको रात को 2 बजे जला दिया गया। ये राम राज्य नहीं तो और क्या है। कुलदीप सेंगर को आज तक फांसी नहीं हुई है, बल्कि जो पीड़िता थी उसके घर वालों को, उसके वकील को, उन सब पर उन जानलेवा हमले तक किए गए। आज वो बेचारी अकेली रह गई है। ये राम राज्य ही तो है। और फिर सबसे पहले अगर आपको शुरुआत करनी है तो अपने घर से करनी चाहिए। आपके यहाँ बहुत सारे मंत्री हैं, सांसद हैं। बागपत से जो सांसद आते हैं उनके ही 3 बच्चे हैं। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। आज हम आए हैं बागपत यहाँ पे 2022 यूपी इलेक्शन की सरकार भी जोरों तोरों से तैयारी कर रही है, अपोजिशन भी उतरी हुई है। अभी असरुद्दीन ओवैसी की भी यूपी चुनाव में एंट्री हो गई है। उसी को लेकर हम पब्लिक से तो बात करें, उनके साथ साथ में जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जनप्रतिनिधि के रूप में सपा नेत्री डॉक्टर शालिनी राकेश है, उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, मेरा पहला सवाल है, जो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून आया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है वह राजनीति के तहत लाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसका लक्ष्य है कि हमारी जो जनसंख्या फर्टिलिटी रेट हम उसे बोलते हैं वो 2030 तक 1.9 हो जानी चाहिए। जबकि अगर हम देखेंगे कि 1981 में 5.8 जनसंख्या फर्टिलिटी रेट थी, अब वो घटते घटते अब वो 2.3 पर पहुंच चुकी है और 2026 तक वो 2.3 पर पहुंच जाएगी और 2030 में वो 2 के आंकड़े को अपने आप ही पहुंचने वाली है वहाँ पर। तो ये 2 और 2.1 का जो रेशो है ये एक बहुत अच्छा फर्टिलिटी रेट होता है। तो इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम शिक्षा दे रहे हैं और यूपी के अंदर दोबारा अपने आप ही जनसंख्या कंट्रोल के अंदर चल रही है तो फिर हमें इसकी खासी आवश्यकता नहीं थी। और अगर उसके बावजूद भी हम इसको लेकर के आए हैं तो किसी भी चीज़ को, कानून को लाने से पहले हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। इसका हश्र भी वही होगा जो आपने नोटबंदी के समय में देखा था। नोटबंदी भी बिना तैयारी के की गई थी। क्या हुआ? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ है। अगर आपको हाहाकार मचाना है तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को एक दंड के रूप में उसको लागू करने के लिए जा रहे हैं। और अगर आपने पहले तैयारी की होती, आप देखेंगे कि बालिकाओं की जो मृत्यु दर है उसके अंदर बहुत बड़ी दोबारा से एक समस्या हमारे सामने आने वाली होगी। क्योंकि भारत के अंदर क्या होता है, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं, हम देखते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है। अगर 2 बेटियां होती हैं तो आदमी की इच्छा होती है कि एक बेटा होना चाहिए। अगर बेटियां होती चली जाएंगी तो वो उनका अबॉर्शन कराएंगे। दोबारा से हम क्राइम की तरफ भी जाएंगे। इसका जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव इफेक्ट भी है। मतलब इसको आप चुनावी जुमला समझ रहे हैं? मैं चुनावी जुमला समझती हूँ। दूसरी बात यह है कि ये केंद्र को लागू करने वाली बात है। ऐसा क्या कि आप एक राज्य के अंदर इसको लागू कर रहे हैं। और फिर सबसे पहले अगर आपको शुरुआत करनी है तो अपने घर से करनी चाहिए। आपके यहाँ बहुत सारे मंत्री हैं, सांसद हैं। बागपत से जो सांसद आते हैं उनके ही 3 बच्चे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को देखिए। अगर आपके पहले जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उन्होंने, साक्षी महाराज ने पहले ही कहा है कि हिंदू आप और बच्चों को पैदा कीजिए और इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मेरा 22 साल का जवान बेटा एक्सपायर हुआ, मेरी अब सिर्फ एक बेटी है। तो कहीं ना कहीं 2 बच्चे होने का नुकसान भी होता है। आज हमें महसूस होता है कि अगर हमारा एक और बेटा होता या कोई बेटी होती तो आज हम इतने असहाय महसूस नहीं कर रहे होते। सरकार का ये कहना है कि जो सपा की जो सरकार थी उसमें गुंडा राज था, हमने गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म कर दिया, राम राज्य बना दिया। हाँ हाँ, ये राम राज्य तो है जहाँ पर 2 करोड़ की आप ज़मीन खरीदते हैं और वो 18 करोड़ में बिक जाती है। ये राम राज्य तो है। हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज की जो बेटी है उसका आपने गैंग रेप हुआ और उस गैंग रेप के बाद में उसको रात को 2 बजे जला दिया गया। ये राम राज्य नहीं तो और क्या है। कुलदीप सेंगर को आज तक फांसी नहीं हुई है, बल्कि जो पीड़िता थी उसके घर वालों को, उसके वकील को, उन सब पर
उन जानलेवा हमले तक किए गए, आज वो बेचारी अकेली रह गई है। ये राम राज्य ही तो है, राम राज्य में ही तो महंगाई इतनी ज़्यादा चल रही है। कल अमित शाह जी जहाँ पर भाषण दे रहे थे, उससे थोड़े दूर पहले ही सीतापुर के अंदर आप देखेंगे तो एक डॉक्टर की तलवार से काट करके हत्या कर दी गई। यही तो राम राज्य है। अभी हाल ही में एक मेरठ गैंग रेप भी आया है, जिसमें एक भाजपा अभिनेत्री पे ही जो नेत्री उसी पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खुद रेप करवाया। जी, मीनाक्षी चौहान ने एक मुस्लिम बेटी का अपने बेटे से और उसके दोस्तों से गैंग रेप कराया और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने 100 गायों का दान कर दिया है। वह उन्होंने क्यों कहा, यह सोचने वाली बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद कुछ समय पहले उन्होंने ये बोला था कि हम तो मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके भी उनका रेप करेंगे। इस तरह के बयान जब उनके नेता देंगे, और उनके जो नेता हैं आप देखेंगे कि कितने सारे लोग बलात्कार के केस जिनके ऊपर हैं, आप मुजफ्फरपुर और देवरिया में बालिका गृह के अंदर जो बालिकाओं के साथ अनाथ बच्चियां हैं उनके साथ शोषण हुआ था, तो उसमें भी तो भाजपा के लोग थे। तो इस तरह से हिम्मत तो बढ़ती ही है। ये बलात्कारी पार्टी है। अगर इन्होंने सच में कोई जनता के लिए अच्छे काम करने थे तो इन्हें रेप पर कानून बनाने चाहिए थे, रेप पर फांसी के सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो संसद के अंदर जितने रेपिस्ट बैठे हैं उन सबको फांसी हो जाएगी। जाने कितने सारे लोग इसके अंदर ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के मुकदमे हैं, सरकार आते ही हटा लेते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं तो राम राज्य है ना, तभी तो ब्लॉक प्रधानी के जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा फिर से जीती। अरे वो तो पैसा दे करके ये लोगों को खरीद लेते हैं, ये अपने आप को राम का अनुयायी बताते हैं, लेकिन ये राम के अनुयायी बिल्कुल भी नहीं है, ये सत्ता लोलुप लोग हैं। अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण के अंदर आप देखेंगे कि राम ने राज्य छोड़ दिया था अपने छोटे भाई भरत के लिए। भरत ने वो राज्य छोड़ दिया था अपने बड़े भाई राम के लिए, वो उनकी खड़ाऊं लेकर के उन्होंने राज्य किया। वो सत्ता लोलुप लोग नहीं थे, वो एक दूसरे का ध्यान रखने वाले थे। यहाँ तो अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि मोदी और योगी में खींचातनी चल रही थी, और अभी आप देखिए 2024 तक आते आते योगी और मोदी में दोबारा से तनातनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि योगी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी समझते हैं। अभी दिल्ली में भी होर्डिंग लगे हुए हैं कि हमने फ्री वैक्सीन यूपी में दी है, 4 लाख रोजगार पर ईयर हम दे रहे हैं। रोजगार को आप कहाँ देखते? देखिए, अभी तक इन्होंने केवल 28% जनता को वैक्सीनेट किया है, वो भी सिंगल डोज, और उस पर ये ढोल पीट रहे हैं। इससे पहले पोलियो की वैक्सीन दी गई थी, टेटनस की वैक्सीन दी गई है, चेचक को इरेडिकेट कर दिया गया है, पहले भी वैक्सीनें दी गई हैं और फ्री में दी गई हैं, लेकिन ढोल किसी ने नहीं पीटा। ये लोग ढोल ज़्यादा पीटते हैं और काम कम करते हैं। जहाँ तक विकास की बात है कि धरातल पर आपको कोई विकास दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे, आप सड़क से आए होंगे तो सड़क पर बहुत सारे गड्ढे होंगे। गड्ढे मुक्त जो यूपी है उसको कहा गया था, किसानों की आय दोगुनी करने को कहा गया था। मुझे तो कोई भी किसान की आय दोगुनी नहीं दिखाई दी। 2022 तक आय दोगुनी करेंगे, 2022 का वेट तो करो। 6 महीने के अंदर आपको लगता है कि कोई मिराकल हो जाएगा? कैसे हो जाएगी, जब डीजल के रेट पहले से 2 गुने हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है। अब आप ही बता दीजिए कि कैसे हो जाएंगे। देश हित में महंगाई बढ़ानी पड़ी है ना उनको। देश हित में महंगाई बढ़ानी पड़ी है तो देश हित में ही उन्होंने ऊपर लेके आएंगे ना। देश हित में उन्होंने सांसदों का जो वेतन है उसको कम क्यों नहीं किया? उन्होंने विधायकों का वेतन कम क्यों नहीं किया? उन्होंने अपनी जो सुविधाएं हैं उनको तो बढ़ाया है। उन्होंने तो अपने लिए बड़े बड़े प्लेन खरीद लिए। उनका तो एयर इंडिया के प्लेन से काम भी नहीं चलता है। वो तो कहते थे कि हवाई जहाज़ में बैठने वाले, हवाई चप्पच वाले हवाई जहाज़ के अंदर बैठेंगे। हमें तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। 4 लाख रोजगार कहाँ हैं, किसको दिए? वो हवा ही सब कुछ कर देते हैं, ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी दर आज सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा प्रदेश है, उसके अंदर तो त्राही मची हुई है। रोजगार आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में ही आपको 26 लाख जो नौकरियां हैं वो चली गई हैं। आज लोगों की आय कम हुई है। आप दोगुनी करने की बात करते हैं, लोग अपनी ज़मीन बेच रहे हैं, तब उनके घर के खर्चे चल रहे हैं। हालांकि जो ब्लॉक प्रधानी में अहिंसा हुई थी वो सभी ने देखी थी, तो वहाँ पे भाजपा ने आरोप लगाया था कि जो सपा के जो गुंडे हैं उन्होंने बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये सब साजिशें रची थी। अच्छा, जो चीरहरण किया गया था लेडी का, जो एसपी की थी, तो वो भी सपा के लोगों ने किया। ये सबसे ज़्यादा झूठी पार्टी है। ये इतने ऊंचे झूठ फेंकते हैं जिसको कोई पकड़ ही ना पाए। इनका एक काम और है कि जब तक
इनका पहला कारनामा ख़त्म नहीं होता, ये दूसरा कारनामा शुरू कर देते हैं। ये जनता को उलझा करके रखना चाहते हैं। इन्हें काम से कोई मतलब नहीं है। इनका काम है अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी की आगरा में रैली थी, उसमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं ना पार्टी पे। उसके अंदर जो लोग पकड़े गए वो भाजपा के लोग थे, वो पकड़ लिए गए हैं। समाजवादी पर ये इसी तरह से आरोप लगाते रहे हैं, आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन हम लोग निष्पक्ष छवि वाले लोग हैं। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जनता को अगर दोबारा से हिंदू मुस्लिम में ही उलझाना है तो भाजपा आ जाएगी, और अगर काम चाहिए जनता को तो समाजवादी पार्टी आएगी। अभी जो 2022 में यूपी इलेक्शन है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा होगा बेरोजगारी का। हमारा मुद्दा होगा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इन्होंने इस सरकार के अंदर इतनी बिजली के रेट हाई कर दिए हैं कि जनता बिजली के बिल नहीं दे पा रही है, और जिसका किसान का जो 15 दिन का बिल नहीं दे पाता है उसका ये कनेक्शन तक काट देते हैं, फसलें सूख जाती हैं। इसलिए बिजली भी फ्री दी जाएगी, और दोबारा से जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो भी लागू की जाएगी, और महिला जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। अखिलेश सरकार के अंदर ही पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी अच्छी की गई थी कि आप देखिएगा कि पुलिस को डायल 100 की जो सुविधा दी थी वो हमने दी थी। पुलिस को मुख्यालय से सीधा लखनऊ से जोड़ा गया था, लेकिन इन्होंने उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया है। आज फिर से रेप पीड़िता, अभी आपने देखा होगा मेरठ में एक रेप पीड़िता ने जहर खा करके आत्महत्या की थी, क्योंकि उसकी FIR दर्ज नहीं की गई थी। जी, जहाँ तक कहते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर, राजनीति से होकर निकलता है, इसीलिए नई नई पार्टियां भी अभी 2022 में अपनी ताल ठोक रही है। जैसे असरुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री की है, और आम आदमी पार्टी भी अभी चुनावी बिगुल में तैयार अपने जोरों से लगे हुए प्रचार में। तो उन सभी के बीच सपा को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, सपा जो है वो नंबर 1 पार्टी है। सपा नंबर 1 थी, नंबर 1 ही रहेगी। सपा पार्टी काम करने के लिए जानी जाती है। हम काम के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, और हमारे काम को लोग पसंद करते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो हमारी सरकार थी उसमें सबको लैपटॉप दिए जाते थे। आज किसी को लैपटॉप क्या, किताबें तक, बस्ते तक नहीं दिए गए हैं। जो मिड डे मील है वो योजना हमारी शुरू की हुई थी। उसके बाद में आपने महिलाओं के लिए 1090 हमने शुरू किया था। सब कुछ मतलब सरकार ने बहुत अच्छा किया। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे सरकार ने बनाए। लेकिन ये जो सरकार है ये घोटालों की सरकार है। अभी आप देखेंगे तो कोरोना काल में भी योगी जी के घोटाले मिलने शुरू हो गए हैं। तो अगर घोटाले करने हैं तो भारतीय जनता पार्टी, इनके पास कोई काम नहीं है। आप जब इनसे काम की बात करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम पर आएंगे। उसके बाद अगर आप फिर अपना कोई काम की बात करेंगे तो फिर ये पाकिस्तान की बातें करेंगे, ये देशभक्ति की बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे खोखले हैं। अगर ये इतनी अच्छी पार्टी थी, राष्ट्रभक्त पार्टी थी, देशभक्त पार्टी थी, तो कोरोना काल के अंदर जो लोग मरे उन पर भी इन्होंने तो बयान दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मरा ही नहीं है। आपने कहा कि सपा ने पहले बहुत विकास करवाया है। अगर विकास और काम करवाता तो अभी जो पीछे चुनाव हुए थे उसमें सपा को हार का सामना क्यों करना पड़े? क्योंकि जनता हिंदू मुस्लिम में बहक गई थी। वो जो हिंदू हिंदू करके ये लोग आए थे, तो इस तरह से ध्रुवीकरण हो गया था, और ये दोबारा से ही ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अगर ये चुनाव नहीं जीत रहे होते हैं तो ये पुलवामा अटैक भी करवा देते हैं। अब आप ही देखिए कि पुलवामा अटैक की जांच आज तक नहीं हुई, और देवेंद्र सिंह को तो बरी भी कर दिया गया। उसकी जो जांच है उसको तो ये कह दिया गया कि ये तो राष्ट्रहित में खतरा है। तो ये लोग से तो हमारा कोई कंपटीशन या कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये सबसे झूठी बलात्कारी पार्टी है। इन्होंने तो सिर्फ एक योजना का इन्होंने आज तक नाम नहीं दिया है, वह है भारत लूटो योजना। आपसे एक आखिरी सवाल है, अगर यूपी का हम इतिहास उठा के देखें राजनीति का, तो जब भी चुनाव होते हैं जातिगत और धार्मिक एजेंडा ज़्यादा चलता है। जातिगत और धार्मिक एजेंडे पे आपका विकास का जो मॉडल है वो कहाँ तक कामयाब होगा? देखिए, अगर जातिगत और धर्म के बीच में ही जनता उलझी रहेगी तो जनता जिस तरह से अब परेशान है, अगले आने वाले 5 सालों में और परेशान होगी। लोकतंत्र को खतरा भी होगा। अब जनता पर ही छोड़ देते हैं कि जनता को धर्म चाहिए या काम चाहिए। अगर जनता को हिंदू मुस्लिम चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, अगर जनता को काम चाहिए तो समाजवादी पार्टी को चुनिए, और जो भी जनता का फैसला होगा वो शिरोधार्य होगा। जी धन्यवाद। बागपत से अनूप कुमार की रिपोर्ट।